गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9वीं क्लास में अपना परमाणु संरचना ये चैप्टर चल रहा था। परमाणु मॉडल के बारे में जे थॉमसन, रदरफोर्ड इन्होंने बताया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने देखा, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों चक्कर लगाता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा नाभिक, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा में क्या आती जाएगी, कमी। और कमी आती जाएगी, वो खिंचता चला जाएगा कहां पर, नाभिक की ओर, और अंत में वो नाभिक के अंदर समा जाएगा। तो परमाणु अस्थायी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। परमाणु अस्थायी ना होकर के क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसका रीजन रदरफोर्ड नहीं बता पाया। ठीक है। जब रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां रह गई तो उसको दूर किया किसने, नील्स बोर ने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल या नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। देखिए, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, परमाणु के स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो होती है। ये नाभिक जिसके बारे में रदरफोर्ड ने पहले बता दिया था, और नाभिक के चारों कक्षाएं होती है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार क्या लगाते रहते हैं, चक्कर। लेकिन उनकी व्यवस्था रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, ये अब नील्स बोर ने बताया। इस तरह से। तो पहली बात उसने ये बताई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर या कक्ष कहते हैं। पहली बात ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहां पर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों। ये यहां पर जो ये डॉट से दिखाया गया है, ये क्या है, नाभिक। और ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। पहली बात ये बताई। दूसरी बात क्या बताई, ऊर्जा स्तर या जिनको कक्ष भी कहते हैं, को के एल एम एन डॉट 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 या 1 2 3 4 डॉट डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ये ऊर्जा स्तर है यहां पर। तो पहले ऊर्जा स्तर को हम दर्शाएंगे के से, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से, चौथे को एन से, या 1 2 3। तो गणित के अक्षर 1 2 3 या अंग्रेजी के अक्षर के एल एम एन ओ आदि से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। ये दूसरी बात बताई थी किसने, नील्स बोर ने। तीसरी बात क्या बताई, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है।
यानी कि हर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π होता है, या इसको ऐसे भी लिखा होता है कई बुक में कि H/2π का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर जो N है उसका मान 1 2 3 4 इस तरह से अंक है, और H क्या है, प्लांक स्थिरांक। H प्लांक स्थिरांक है। मैक्स प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था, तो उन्हीं के सम्मान में ये एक नियतांक है H, जिसको प्लांक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये बताई थी। चौथी बात क्या बताई, नंबर 4, इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा देता है यानी कि उत्सर्जन करता है, न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और न ही अवशोषित करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, M में, तो जब तक ये M कक्षा में चक्कर लगाएगा तब तक इसकी ऊर्जा में ना तो कमी होगी और ना वृद्धि होगी। इसलिए परमाणु के अस्थायित्व होने का सवाल ही नहीं उठता। तो रदरफोर्ड की कमी को दूर कर दिया किसने, नील्स बोर ने। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन जब निम्न कोश से उच्च कोश में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन जब निम्न कोश से उच्च कोश में प्रवेश करता है तो ऊर्जा अवशोषित करेगा। क्योंकि निम्न कोश से उच्च कोश में जाने के लिए, जैसे K में है तो K से L में जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, उच्च कोश में जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा जरूरत पड़ेगी। तो यहां से K से L में जाएगा या L से M में जाएगा तो हमेशा ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ठीक है, पांचवी बात क्या बताई, देखिए जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में प्रवेश करता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है किसमें, L, और L से वो आना चाह रहा है कहां पर, K में, नीचे की तरफ। तो नीचे आने के लिए उसको अपनी ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा लेवल कम करना पड़ेगा। तो उस केस में वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, बाहर निकालेगा ऊर्जा, तभी तो कम होगी। ठीक है, तो ये नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे 5। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना है। सबसे पहले परमाणु संख्या। इसको Z से दर्शाया जाता है।
परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात है। ये है क्या, समझें इसको। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इसका संकेत P होता है, P+, इसमें धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, E- इसका संकेत होता है, E भी लिख सकते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसको N0 से दर्शाते हैं, उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, इनमें से जैसे ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। यानी कि नाभिक में 2 तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कणों को कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इतना जानने के बाद में अब आप इजीली परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसी को हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिया हमने, किसी तत्व में 11 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? बिल्कुल इजी है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या, और प्रोटॉन इसमें दे रखे हैं कितने? 11। तो आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर 11, यह आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी जाए तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो भी हम इजीली परमाणु क्रमांक को लिख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज जो आपको समझनी है, द्रव्यमान संख्या। इसको दर्शाया जाता है A से। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व में
उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात जितने भी नाभिक के अंदर कण है, नाभिक में दो ही तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस कर दो, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं। इसको सूत्र रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि ई और पी बराबर होते हैं, एन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको इस तरह से प्लस कर दिया जाता है। अब जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, किसी तत्व में 11 प्रोटॉन व 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? प्रोटॉन कितने? 11, न्यूट्रॉन कितने? 12। द्रव्यमान संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करोगे? पहले को नोट करो, जो चीज दी गई है उसको। प्रोटॉन बराबर 11, न्यूट्रॉन बराबर 12। क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या ए ज्ञात करनी है। ए का फॉर्मूला लगाएं, ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 11 प्लस 12 कितना आ गया? 13। इस तरीके से द्रव्यमान संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में आज आपको बताया। इसके अलावा नील्स बोर का परमाणु मॉडल बताया। अगले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाएंगे कि किस तरह से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।